हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमें लगता है सब कुशल मंगल होगा। आज आप लोग के लिए एक बेसिक हिस्ट्री लाए हैं। छोटा सा, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि इतिहास क्या है, इसमें इसे खंड क्या है, कितने खंड हैं, इतिहास के कितने खंड हैं, मतलब इतिहास की शुरुआत कैसी थी, स्टार्टिंग कैसा कैसा था, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। मेरा यूट्यूब नेम है नीरज एजुकेशन जी, और मेरा नाम है नीरज पांडे। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो बिना देरी करते हुए मैं आगे बढ़ाता हूँ कार्यक्रम, या कार्यक्रम बोल लीजिए, या मैं आगे अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इतिहास दिख रहा होगा। देखिए आप लोगों को यहाँ पे देखिए लिखा है ना, इतिहास। तो आप लोग को पता ही होगा कि इतिहास में, जैसे कि हम इतिहास को कैसे जानें। ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इतिहास होता क्या है। ठीक है, पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए इतिहास होता क्या है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इतिहास मतलब बीत चुका जो मतलब पुराने काल समय में जो है, उसे हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। तो इसी हिसाब से देखेंगे हम इतिहास को, हम तीन कालों में हम देखते हैं। जैसे कि एक होता है, एक है प्रागैतिहासिक काल, एक है आद्य ऐतिहासिक काल, और एक है जो कि इतिहास काल। तो प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, जैसे कि जो देखो, उस टाइम प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य हमको कुछ नहीं मिलते हैं। ठीक है, लिखित साक्ष्य हमको क्या होते हैं, नहीं मिलते हैं। ठीक है, लिखित साक्ष्य हमको क्या होता है भैया, नहीं, हमको लिखित साक्ष्य जो है हमें कुछ नहीं मिलते हैं। देख रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। लेकिन इस काल में हमको लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। प्रागैतिहासिक काल में हमको लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ये जो कि 20 लाख से 10 लाख तक माना जाता है, ऐसा लगभग, या बोल सकते हैं ऐसा माना जाता है कि ये जो प्रागैतिहासिक काल का समय काल था, खंड काल था, ये जो है 20 लाख से 10 लाख के आसपास माना जाता है। एंड अगर हम बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल की, बात करते हैं, तो आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित तो है, मतलब अपठनीय है। ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमको उस टाइम लिखना तो पता था, लेकिन हमको पढ़ना नहीं आता था। तो हम इसको क्या बोलेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल में। मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल से आद्य ऐतिहासिक काल में थोड़ा मानव जो थे उस टाइम के जागरूक हुए। एंड फिर हम थर्ड की बात करेंगे, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या होता है, जैसे कि इसमें क्या होता है, इसमें मानव जो है दोनों लेयर से, जैसे प्रागैतिहासिक काल आद्य ऐतिहासिक काल से भी ज़्यादा जागरूक हो चुके थे, ऐसा भी हम मान सकते हैं। तो जैसे कि ऐतिहासिक काल में क्या होता है, इसमें मानव जो है लिखना भी जानता था और पढ़ना भी जानता था। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ऐतिहासिक काल। जैसे आज का समय क्या है, आज के समय में हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग को लिखना भी जानते हैं, पढ़ना भी जानते हैं। लेकिन आप लोग देखेंगे तो एक स्टेज ये था, थर्ड स्टेज ये है। तो मतलब प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल एंड ऐतिहासिक काल। तो मानव क्या करते थे, ऐतिहासिक काल में उनको जानकारी किसी चीज़ की नहीं थी, मतलब वो ना पढ़ना जानते थे ना लिखना जानते थे। लेकिन आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन बनना चाहिए भाई। क्वेश्चन क्या बनना चाहिए कि अच्छा ये बताओ, जब मानव प्रागैतिहासिक काल में जब मानव कुछ, मतलब मानव की जानकारी हमको कैसे मिली, तो उनके साक्ष्य द्वारा हमको उनकी जानकारी मिलती है, जो कि आगे अभी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद देखो, इसमें दिया, देखो अब हम बात करेंगे जो जानकारी, इतिहास के स्रोत हमें कैसे पता चलता है, इतिहास के स्रोत के बारे में कैसे हमको पता चलता है। तो हम पहले बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल,
ठीक है, इतिहास के स्रोत हैं, जिसमें हम देखो पुरातात्विक स्रोत, आपको बताया था ना कि हमको कैसे प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी मिलता है, तो हम सबसे बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत। जैसे कि हमको कोई चीज होता है, जैसे साक्ष्य की बात कर लें, सोर्सेस की बात कर लें, जैसे कि उस टाइम में प्रागैतिहासिक काल में तो जैसे आदमी को गाड़ते होंगे, या जैसे मृत शरीर है उसको क्या करते, दफना देते होंगे, तो उसमें जो हड्डियां वड्डियां थी ना, तो इससे पता चलता है कि वो लोग प्रागैतिहासिक काल से थे, क्योंकि उनको तो लिखना जानते नहीं थे, पढ़ना जानते नहीं थे, तो इसलिए हम बोल सकते हैं ऐसा। ठीक, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आदि ऐतिहासिक काल की, हम बात करेंगे। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, आपने प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, प्रागैतिक काल की जानकारी हमको कैसे में पुरातात्विक स्रोतों से पता चलता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आदि ऐतिहासिक की बात करेंगे। आदि ऐतिहासिक काल में क्या होता है, इसमें हम दो तरीके से पता कर सकते हैं। एक ये देखिए, एक है पुरातात्विक स्रोत, एक है साहित्य स्रोत। अब बोलोगे सर साहित्य स्रोत कैसे इस टाइम, मतलब इस टाइम जैसे साहित्य स्रोत के बारे में जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जैसे गीता भी क्या है, एक साहित्य स्रोत है, रामायण क्या है, साहित्य स्रोत है, तो उसी हिसाब से ऐसा माना जाता है कि उस टाइम भी साहित्य स्रोत थे, लेकिन उसको क्या करते थे भाई, लिखना जान गए थे लेकिन पढ़ना उसको क्या करते थे, हाँ सॉरी, लिखना जान गए थे लेकिन पढ़ना उसको नहीं जानते थे। उनकी कई सारी भाषाएं, जैसे कि हम लोग देखते हैं एक ऐसे कर, नहीं ऐसे नहीं यार, कई सारी मतलब उनकी अलग अलग भाषाएं होती थी, तो जिसको पढ़ नहीं पाते, आज भी कोई इतिहासकार नहीं पढ़ पाया उनकी भाषाओं को, वो क्या लिखा हुआ है, तो उन चीज़ों को कोई नहीं पढ़ पाया। तो उसके बाद हम बात करें पुरातात्विक, इसकी जानकारी जैसे हमें प्रागैतिहासिक में चला, जैसे कि आपको मैंने आगे बताया कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम पुरातात्विक से पता चलता है, और आदि ऐतिहासिक में हम दोनों तरह से हमको पता चल जाता है। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे हम ऐतिहासिक की, हम बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, ऐतिहासिक काल की बात करेंगे। ऐतिहासिक काल में जैसे हम दो तरह से बांट रहे हैं, एक पुरातात्विक स्रोत, एक साहित्य स्रोत, एक विदेशी स्रोत। मतलब उस टाइम जैसे कि बहुत सारे विदेशी आए थे, ठीक है, बहुत सारे विदेशी क्या करते आए थे, भारत में आए थे, तो हमको उन सब चीज़ों से भी ऐतिहासिक काल की जानकारी मिलती है। उस टाइम क्या था, मानव पूर्ण रूप से जागरूक हो चुका था, तो उनको लिखना भी आता था, पढ़ना भी आता था, एंड सब कुछ वो कर लेते थे, उनको कोई दिक्कत नहीं होता था। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियर हो। अब आपसे अगर कोई पूछे लीप क्या होता है, तो ऐसी चीज जो लिखा जाए उसे हम क्या बोल सकते हैं, लीप बोल सकते हैं। ठीक है, जो लिखते हैं, ठीक है, इन सब चीजों को हम क्या कहते हैं, लीप बोल सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत की, बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत में जैसे कि अभिलेख होंगे, सिक्के हो गए, मूर्ति, स्मारक, भवन, अवशेष, चित्रकला, इन सब चीज़ों के बारे में हमें क्या होता है, पता चलता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे जो ये है प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल में ये सब एक भी चीज़ नहीं मिले थे हमको। प्रागैतिहासिक काल में सिर्फ क्या मिले थे, अवशेष मिले थे। ठीक है, हमें सिर्फ क्या मिलते हैं भैया, अवशेष। हमें अवशेष से ही पता चल गया था, मतलब अवशेष, ठीक है, अवशेष से ही हमें पता चल गया था प्रागैतिहासिक काल के बारे में। ठीक, इतना आप लोग को समझ में आया क्या, समझ में आ ही गया होगा, हमें पता है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें, और फिर जैसे ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे, अब जैसे कि अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बाद दूसरा चैप्टर यही आता है, सिंधु घाटी सभ्यता के रिलेट में आता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या होता है, जैसे कि ये जो है त्रिज्याकार में पहले से ही बटा हुआ था, या सिंधु सभ्यता कहा जाता था। ठीक है, इसको हम देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल हम मान सकते हैं 5,000 से 5,500 से लेके मतलब 5,000 लगभग, इस पर कोई भी वो नहीं है, लगभग के रूप में जाना जाता है। 5,000 से 5,500 ईसा पूर्व और 35 तक इसके सभ्यता को माना जाता है, पूर्ण रूप से मतलब वैसे ही माना जाता है। सिंधु सभ्यता एक नदी के किनारे क्या थी, थी, मतलब समीप थी, मतलब इसलिए क्या थी, पनपी, या बोल सकते पनप। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों, सिंधु घाटी का नाम कैसे पड़ा, तो ये ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये जो सभ्यता था ये एक नदी के किनारे पनपा था। तो अगर हम बात करेंगे 1826, अगर बोलोगे कि अच्छा बताओ सिंधु घाटी सभ्यता की कैसे कैसे हमको पता चला सिंधु घाटी सभ्यता यही, तो 1826 ईस्वी की बात है। चार्ल्स मैकल ने कुछ चीज़ों को
उन्होंने पाया था, जैसे कि रेल की एक बात बता जा, रेल की पटरी बिछाई जा रही थी उस टाइम, जो शुरू से काम चल रहा था, तो उसी में ही हम सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेट में हम वहाँ की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमको पता चलता है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि सबसे पहले जो है 1826 में चार्ल्स माइकल्स ने सिंधु सभ्यता की खोज करने में सक्षम हुए, मतलब वहाँ की जानकारी हमको मिलती है। तो ऐसा भी माना जाता है कि रेल की पटरी जो थी ऐसे बिछ रही थी होगी लगभग, ठीक है। और मतलब काफ़ी ज़्यादा वहाँ की जो ईंटें वगैरह थे सब, बहुत सारी ईंटें जो है गायब कर दिए गए थे, मतलब ख़त्म कर दिए गए थे। अब बोलो, जैसे होता नहीं कि आपके घर के बाजू में मान लो जैसे होता नहीं कि गांव में क्या होता है, रोड बिछाने के लिए आते थे पहले खड़ंजे टाइप से, तो वहाँ की ईंटें क्या करते थे, जो मतलब कुछ विचित्र आत्मा लोग होते थे, वो क्या करते थे, ईंटों को क्या कर देते थे, गायब कर देते थे। उसी टाइप से ये भी था कि कुछ तो जो हड़प्पा सिंधु सभ्यता की जो ईंटें थी ना, उसको तो कुछ तो रेल की पटरी में मतलब कर दिया और कुछ चोरी कर लिए गए। तो इसी तरह से सिंधु सभ्यता की कुछ कुछ ईंटें जो है गायब कर दिए गए थे पूर्ण रूप से। लेकिन इसका हम ऐसा भी मान सकते हैं, इसको क्षेत्र वाइज, जैसे त्रिकोण, अब त्रिभुजाकार में, मतलब त्रिभुजाकार में बटा हुआ मतलब था, तो इसको बता सकते हैं कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के दिशा में जो है इसको बांटा गया था, ठीक है। इसको क्या कर दिया गया था, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के रूप में बांटा गया। और ऐसा माना जाता है, ऐसा लगभग माना जाता है, मैं भी पूरा सिक्योर मतलब पूरी तरह से वो नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लगभग माना जाता है कि इनकी जो ये रेल की पटरी बिछाई जा रही थी, ये लाहौर से अमृतसर तक ही लग रहा है ऐसा बिछाया जा रहा था, अमृतसर तक बिछाया जा रहा था ये, ठीक है, लाहौर से अमृतसर तक, ठीक है। ठीक, इन सब चीज़, ठीक है, इतना आपको पता चला। तो हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी भाई, 1921 में हुई थी, और 1922 में मोहन जोदड़ो राखालदास बनर्जी ने, मतलब इन सब चीज़ों की हम बात पता थी, मोहन जोदड़ो की खोज हुई 1922 में, और 1921 में हड़प्पा सभ्यता की भी खोज हुई थी, ठीक है। उसके बाद करेंगे सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता क्या थी, ये एक नगरीय सभ्यता कहा जाता था। बताया जाए सिंधु सभ्यता को हम क्या कर सकते हैं, एक नगरीय सभ्यता भी कह सकते हैं। सिंधु सभ्यता एक योजनाबद्ध प्रणाली थी। अब बोलोगे सर योजनाबद्ध प्रणाली क्या थी, जो देखो योजनाबद्ध प्रणाली जो होता है वो एक नियोजित, मतलब एक पहले से, जैसे आपने जैसे कि आपको यूपीएससी करना है, तो आप क्या करेंगे, 11th क्लास में 12th क्लास में रहेंगे, तभी से आपका क्या बन जाएगा, योजना बन जाएगा। आप बोलेंगे कि मुझे जैसे कि यूपीएससी करना है तो मुझे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमी, ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए सबका क्या करता है, माइंड मतलब सेट हो जाता है कि इस चीज़ ऐसे ऐसे करना। तो इसी हिसाब से सिंधु सभ्यता में भी था, उनका जो नगर पद्धति थी, जो वहाँ का निवास करने वाले लोग थे, उनकी एक क्या थी, अलग तरीके से ही योजनाबद्ध, मतलब योजना के हिसाब से ही बनाता चला गया, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि ये सभ्यता क्या थी, एक योजनाबद्ध है प्रणाली थी, मतलब योजना के हिसाब से बनी हुई थी। इसे हम ग्रिड प्रणाली भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस सभ्यता के दो भागों में बांट दिया गया था, ठीक है। इन सभ्यता को दो भागों में क्या करते हैं, मतलब जो सिंधु सभ्यता था दो भागों में ऐसा माना जाता है कि एक होता है दीर्घ होता है, एक निचला होता है। जैसे कि दुर्ग का जो स्थान था वो क्या था, पश्चिम साइड में था, ठीक है। और पूर्व, ये जो है हम अगर बात करेंगे इस सभ्यता की बात करें तो ये पूर्वी में था। तो ऐसा हम मान सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं भैया, ऐसा मान सकते हैं कि ये एक दुर्ग जो था पश्चिम में था और निचला भाग जो था पूर्व में। तो हम इससे भी इन श्लोक में भेदभाव ऐसा तो नहीं मिला, वर्ण व्यवस्था नहीं मिला, भेदभाव का वो नहीं मिला, लेकिन ऐसा हम मान सकते हैं कि दुर्ग में जो है अमीर लोग रहते थे और निचले जो पूर्वी में थे उसमें गरीब लोग, या बोल सकते हैं कृषि किसान, ये लोग रहते थे। लेकिन इसमें दुर्ग मतलब होता था भाई ऊंचा चबूतरा टाइप से होता था, उनके जो घर होते थे वो पूरे किले बंदी से मतलब घिरा हुआ रहता था। और जो है गंगा जो उस जो सिंधु नदी थी, जो नगर नदी थी, उसके बगल में साइड साइड से ऐसा माना जाता है कि एक बाउंड्री टाइप से घेरा गया था, जिससे बाढ़ आने से उन लोग का नगर जो है बच सके, ये भी चीज़ था, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में भी हमको पता योजनाबद्ध। ये देखिए आपको ये चित्र दिख रहा होगा यहाँ पे आपको योजनाबद्ध चित्र दिख रहा हो, देखिए जिस साइड साइड से देखिए रोड भी है, घर भी है, तो ये इसीलिए बोला जाता है कि ये क्या थी, योजनाबद्ध। मतलब इसका घर जो था ना भाई, आप लोग को विश्वास नहीं करेंगे, इसमें जैसे कि मान लो ये है, अब ये घर है, ठीक है, इसके साइड साइड से ऐसे रोड निकला, मतलब
साइड साइड से रूट रूट निकले हुए थे और साइड साइड में घर भी थे। और इनके बताए जाए खास कर की बात ये है भाई, इनके जो घर वगैरह और नाली में जो ईंट प्रयोग किए गए थे, वो जैसे आज के टाइम पे जैसे हम लोग को पक्की ईंट मिलते हैं ना, सेम टू सेम वैसे। अब भगवान ही जाने क्या वो कहाँ से पकाते थे, क्या पता भट्ठा था या नहीं था, मतलब कैसे कैसे करते थे। आप सूरज भगवान के प्रकाश से पकाते थे, ये तो नहीं पता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ऐसा माना क्या है, ऐसा मिला भी, साक्ष्य भी मिला है कि उस टाइम में भी जो है ईंट को जो है ईंट पके हुए हमको मिलते हैं। तो बताइए इस योजनाबद्ध हो गया। अब भाई योजनाबद्ध किसी कहेंगे भाई, इतनी अच्छी जैसे कि नगर पूरा एकदम साफ सब, ऐसा माना जाता है कि इनकी जो नालियाँ बनी हुई थी हड़प्पा सभ्यता में, जो नालियाँ बनी हुई थी वो भी एकदम क्या थी, साफ स्वच्छ थी। मतलब पूरी रोडें जो है एकदम साफ सुथरी रहती थी। मतलब इस हिसाब से एक ऐसा मान सकते हैं बहुत ही अच्छा सभ्यता हम बोल सकते हैं। नगरीय सभ्यता तो है, ये तो हम मानते हैं नगरीय सभ्यता तो है, लेकिन ये एक अच्छा सभ्यता भी बोला जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें दो प्रकार के लोग रहा होते। तो अभी तो आपको जस्ट मैंने बताया ऊपर निचले वर्ग दूसरे और वो, ठीक है। और उसके बाद का हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्या है, पाकिस्तान में है वर्तमान में। जैसे कि आपको गृह पद्धति ये सब योजनाबद्ध इन सब चीज़ों के बारे में बताया, तो यही सब चीज़ इसमें भी है। जो कि अगर हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता जो है पाकिस्तान, वर्तमान समय में पाकिस्तान। पहले तो भाई 1947 के पहले तो पाकिस्तान में नहीं था, ये अपने यहाँ ही यही था। तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ प्राप्त होती है हमको, यहाँ से बहुत सारी चीज़ों की जानकारी भी प्राप्त होती है। ठीक, आपको इतना ही जानना है कि जैसे बेसिक है ना, तो इतना ही बहुत है, मतलब इतना जान लिए बहुत है। ठीक है, इतना जानना ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया है। ठीक, और उसके बाद करेंगे हम इसकी हड़प्पा की अगर हम बात करें तो ये जो है 1921 में खोजा गया था। अभी आपको जैसे ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे देख लीजिए, ये रहा। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करें मोहनजोदड़ो, वर्तमान में ये भी पाकिस्तान में है। ठीक है, अगर आप लोग को अच्छा ये पता होगा भाई, कमेंट कोई करके बताओ कि मोहनजोदड़ो को और क्या बोला जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो बता सकता है कोई? ठीक है, मोहनजोदड़ो को जो है हम मृत्यु का टीला भी कह सकते हैं। मोहनजोदड़ो को हम क्या कह सकते हैं, मृत्यु का टीला भी कह सकते हैं। मोहनजोदड़ो की हम दुर्ग पर देखते हैं, मतलब मोहनजोदड़ो क्या था, दुर्ग पे रहता था। ठीक है, इसका जो घर वो था, ऐसा माना जाता है, ऐसे ही कुछ इतिहासकार द्वारा बताया भी गया है, ऐसा लगभग माना जाता है कि मोहनजोदड़ो जो है मोहनजोदड़ो को राजधानी बना दी गई थी। अभी आपको एक मूवी देखे होंगे इसकी इनकी ऋतिक रोशन की है, आया नहीं, मोहनजोदड़ो करके मूवी आई है, तो उसको आप लोग हम सजेस्ट कर रहे हैं, उसको आप एक बार अगर आप लोग देख लेंगे ना, तो मोहनजोदड़ो की जानकारी थोड़ी बहुत तो पता चल ही जाएगी। मतलब अच्छी खासी तुम लोग को एक इंटरेस्ट आ जाएगा पढ़ने में, हिस्ट्री पढ़ने में जो है इंटरेस्ट आ जाए। आप लोग एक बार जाके ऋतिक रोशन जी का है मूवी, वो देख लीजिएगा, बहुत अच्छी मूवी है मोहनजोदड़ो। ठीक है, और मोहन भवन मिलता है, मतलब यहाँ पे भवन भी मिलता है आयताकार। आयताकार इसलिए ऐसा माना है, आयताकार जो है मोहनजोदड़ो में आयताकार भवन मिलते हैं। तो आयताकार से आप ये भी लगा सकते हैं कि भाई उसमें भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। प्रशासनिक व्यवस्था मतलब वहाँ पे लोग आते थे, बैठते थे, अपनी बातचीत को रखते थे, इन सब चीज़ों के बारे में ही हमको जानकारी प्राप्त होती है। स्नानागार दुर्ग केंद्र बना दिया गया, मतलब यहाँ की जो स्नानागार घर था भाई, क्या तुमको बताएं, लाजवाब, विश्वास नहीं करोगे, इतना अच्छा मोहनजोदड़ो में स्नानागार बनाया गया था ना, क्या ही तुमको बताएं। और इसका जो फर्श था ना भाई, ये फर्श जो था जिप्सम से, मतलब जिप्सम एक होता था, तो उससे जो है वो किया गया था, जैसे पानी उनी कहीं से ना लीक ना हो, इसलिए जिप्सम लगाया गया था उस टाइम। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को आई होप समझ में आया ही होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक करिए, शेयर करिएगा प्लीज़। अब हम बात करेंगे स्नानागार की। किस चीज़ के स्नानागार, मोहनजोदड़ो की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो की हम बात करें, स्नानागार की बात है। देखो इसकी जो लंबाई है, देखिए यहाँ पर हम चित्र बनाए हुए हैं। मोहनजोदड़ो की जो लंबाई, जैसे कि लंबाई की अगर हम बात करें तो 39 फीट है। ठीक है, 39 फीट मिलता है, एंड चौड़ाई जो है 24 फीट मिलता है, और गहराई जो होती है हमको क्या मिलती है, 8 फीट मिलती है। देखिए यहाँ पे भी लिखा हूँ मैं। ठीक है, 39 फीट हमको लंबाई मिलती है, चौड़ाई जो है हमको 24 फीट मिलती है, 8 फीट गहरा मिलता है। ठीक है,
ये है अन्नागार भी हमको ऐसे मिलता है। अब अन्नागार भाई उसमें बहुत सारे अन्नागार थे, तो ऐसा माना जाता है कि अन्नागार भी बहुत सारे थे, तो बीच में मतलब अलग अलग अनाज, ठीक है, अलग अलग अनाज रखने के लिए ये अन्नागार बनाए गए थे। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे के लेक्चर हम बाद में आप लोग को दे देंगे। अगर आप लोग को यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, एंड लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए। तो देखिए बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाए हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे ही आप लोग को, और अपना फीड भाई लोग, आप लोग प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कि तब एक होता नहीं कि अच्छा लगता है कि हाँ मतलब ये चीज़ होना चाहिए और अच्छे से मैं बताऊँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। धन्यवाद।